नमस्कार, मैं मुदित विक्की और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज की खास पेशकश, खास बातचीत पर आज हमारे साथ बरौली विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम जी मौजूद हैं। सर, हमारे खास प्रोग्राम खास बातचीत पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप पहली बार अभी विधानसभा चुनाव में आप लड़ने उतरे हैं। इस चुनावी गतिविधियों पर आप कुछ प्रकाश डालें। चुनावी मुद्दा एक्चुअली बहुत से हैं। रही बात की विकास से संबंधित मुद्दे हैं, बच्चियों के पठन पाठन से संबंधित मुद्दे हैं। किसी तरह के सरकारी स्कूल में जो सरकार का जो आज की डेट में जो उसकी नीति जो चल रही है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में बुलाने के काम करती हैं तरह तरह के प्रलोभन देके, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। तो वो शिक्षा कब आएगा? सरकारी टीचर्स को कब तक दूसरे कामों में लगाया जाएगा? कब तक उनसे बीएलओ पर काम लिया जाएगा? कब तक किसी तरह के सर्वेक्षण कराया जाएगा? कब तक सांख्यिकी का काम कराया जाएगा? कब तक वो दूसरे काम में लगे रहेंगे और क्यों लगाया जाएगा उन्हें? सरकार जो है बच्चों को शिक्षा से क्यों दूर कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को मैं लेकर के चलता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि हर साल बाढ़ का पानी नेपाल से होता है कि पानी इतना पानी छोड़ दिया, इतना लाख पानी छोड़ दिया, लोग लाखों व करोड़ों में गिनते रह जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बांध पे मरम्मती के नाम पे सरकार के और सरकारी मशीनरी के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे लूट खसोट होता है, ये क्या है, लूट खसोट करने के गर्ज से ही कोई भी प्रतिनिधि अपने सदन में ये आवाज नहीं उठाता है कि उस कच्चे बांध का बोल्डर पिचिंग कराया जाए, कच्चे बांध का अस्थायी निदान कराया जाए। और अस्थायी निदान की तरफ किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। दिमाग में ये बातें जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता हैं और उनको क्या है कि वो ये सोचते हैं कि जब इसका अस्थायी निदान मिल जाएगा तो फिर हम क्या हैं, हम कैसे उसके बांध की रिपेयरिंग के नाम पे पैसे लेंगे, हम कैसे कम्युनिटी किचन के नाम पे पैसे की उगाही करते रहेंगे, हम लोगों को किस तरीके से कम्युनिटी किचन का जो लाभ मिल रहा है, कितने कम्युनिटी किचन जो है अभी चल रहे हैं और किस तरीके से बांध पे हर साल जो है वहाँ पैसा वो बांध की रिपेयरिंग से रिलेटेड जो है मतलब पैसा का ये होता है। अच्छा ये बताइए क्यों होता है? और ये सभी पैसे जो है आपके और हमारे हैं। हम रोड पे चलते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम अपने खेतों को जोतते हैं, फसल उपजाते हैं, उसका लगान हम देते हैं। हम क्या करते हैं, गाड़ी जो खरीदते हैं वन टाइम टैक्स पेड करते हैं। इवन हम चॉकलेट तक भी खरीदते हैं खाने पीने की सामग्री से लेकर के, तो उसमें हम क्या करते हैं, जीएसटी से लेकर के जो भी टैक्सेस उसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं उसको हम और आप देते हैं, जिससे सरकार चलती है। हमारा और आपका गाड़ी कमाई का पैसा लगता है और हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? एक एमपी, एक एमएलए और जो जीते हुए हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो अपने सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये सबसे बड़ा विषय है सोचने वाला। सर, बिहार में एनडीए के आगे आप अपनी पार्टी को कहां तक देखते हैं? देखिए, एनडीए के आगे और पार्टी की बात जहां तक आपने कहा, मैं ये कहता हूं कि आज तक जो एनडीए है, एनडीए ने क्या किया आगे आगे? यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ की जनता त्राही त्राही है। आज आपने कोरोना महामारी को देखा, आज उसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और आप बताइए कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद में बिल्कुल इतने बड़े देश में, इतने विशाल देश में, इतनी आबादी वाला देश, और फिर वहां पे अचानक आप लॉकडाउन कर देते हैं एक नोटबंदी की तरह। आपने कभी सोचा भी नहीं जिस तरीके से नोटबंदी के टाइम में कि जो है किस तरीके से लोगों का अर्थव्यवस्था, लोगों का ये काम चलेगा, लोगों को कैसे पैसा मिलेगा, लोग कैसे खाने पीने की सामग्री को खरीद पाएंगे। लोगों के पास नोट अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा था, पुराने नोट पड़े हुए थे। उसी तरीके से ये मामला जो था, ये बहुत दयनीय स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है और हमारा राज्य गुजर रहा है। और हमें और आपको और नौजवानों को अगर इसमें हम लोग अच्छे तरीके से पहल नहीं करेंगे, हम गलत बातों के खिलाफ हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है, हमारे आने वाला जो जनरेशन है, काफी अंधकारमय दिखता है। अच्छा, बिहार की राजनीति में हमेशा जाति को ऊपर रखा गया, जाति को, धर्म को देखते हुए अक्सर यहाँ पे राजनेताओं ने यहाँ के चुनाव को लड़ा है। तो क्या लगता है आपको, आप जाति पर जातिवाद इस बार भी चुनाव में देखने को हमें मिलेगा? देखिए, जातिवाद ये बातें मैं बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि कोरोना टाइम में जितने भी लोग फंसे हुए थे, सभी लोगों ने अपने एमपी को फोन किया, सभी लोगों ने अपने एमएलए को फोन किया, सभी लोगों ने अपने नियरेस्ट जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया था उनको फोन किया कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीजें नहीं है,
वहाँ सिर्फ एक जाति के लोग नहीं फंसे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग फंसे हुए थे। और कोई भी हेल्पिंग हैंड वहाँ पे नहीं जा रहा था, कोई भी वहाँ मददगार नहीं था। सरकार बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोटे में जो हमारे जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं हम उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, बस को भी उन्होंने ये किया कर दिया था। तो आप ये बताइए कि इस तरीके का जो हालात हमारे देश का रहेगा, इस तरीके से जब जो है लोग अपने पेट पे आ जाएंगे, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, तो लोगों को जात पात दिखेगा नहीं, वहाँ जात पात नहीं दिखाई देगा। वहाँ के लोगों को सर्वोपरि अगर सब कुछ पहले कुछ दिखाई देगा तो इंसानियत दिखाई देगी अपना, और फिर उसके बाद वो पेट दिखाई देगा कि भूखे को भोजन कराना, उसको अपना जिंदगी जो है दांव पे लगा हुआ है, सरकार उसको देखने नहीं आ रही है, उसका अपना कोई देखने नहीं आ रहा है जो जिसको चुन करके उन्होंने भेजा था। वो कब तक जात पात पे बटेंगे, जात पात पे कब तक बटते रहेंगे? 25 साल से तो जात पात ही हुआ है बरौली विधानसभा में। राम प्रवेश राय जी, मोहम्मद नबीतुल्लाह साहब, इन दोनों के बीच में क्या है कि उनको लगता है कि हिंदू वर्ग के लोगों का वोट हमें मिलता है, इनको लगता है, इनको घमंड है कि मुसलमान वर्ग के लोग हमें देंगे, हमें नहीं देंगे तो कहाँ किसे देंगे, है ना। तो इस तरीके की सोच जो है ना को लेकर के लोगों को मिसगाइड करके आज तक जो है ये राजनीति होती रही है। लेकिन एक लोगों को समझने के लिए 25 साल का लंबा अरसा, एक लंबा टाइम में होता है। और अब लोग जो है ना यहाँ के समझ चुके हैं कि अब हमें जात पात पे नहीं जाना है, हमें एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना है जो हमारे बीच में रह सके। सर, शुरू से आपकी पार्टी भी तो जाति को लेकर के ही हमेशा चुनाव में रही है, फिर आप इस बार जाति से अलग हट करके लड़ना चाहेंगे? शायद मैं आपको इसकी जानकारी शायद मैं देना चाहूँ कि इससे अवगत नहीं है। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारों पर चला करती है और उस सर्व समाज को एक साथ लेके चलने का काम करती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी तरीके से जात पात की भावनाओं से प्रेरित नहीं होती है और उसका एक ही सोच होता है कि जो दबे कुचले पिछड़े जो लोग हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है ना, जो बिल्कुल ही सुविधाहीन है, जिन्हें किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनके लिए आवाज उठाना और उनके लिए काम करना, उनके लिए उनकी ताकत बनना। बिहार में अभी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? जनता के लिए सबसे पहली पसंदीदा पार्टी कौन सी होगी? ये सवाल तो आपको मुझसे नहीं, जनता से पूछना चाहिए। सर, आपने भी तो दौरा किया है जनता के बीच में, तो आपको क्या लगता है जनता की पहली पसंद आप बन सकते हैं? खुद मुंह मियां मिट्टू में बनना पसंद नहीं करता, बट इतना तो जरूर कॉन्फिडेंस है कि इस बार 2020 में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों का स्नेह मिल रहा है। आज हम एक सभा कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे पहुंचे भी थे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स है। मैं खुद अपने बारे में, जो इंसान तारीफ करता है वो इंसान नहीं होता है। तारीफ तो इंसान को अपने आप को ऐसे सांचे में डालना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उसकी तारीफ करने के लिए बेबस हो जाए। सुशांत सिंह मामले पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बिहार सरकार की जो भूमिका रही है सुशांत सिंह मामले में, उस पर आपको क्या लगता है? वो आप सेटिस्फाइड है उससे? ये सुशांत सिंह का जो मामला था वो ये कोर्ट का मामला और उसकी जांच जो है सीबीआई को नहीं होती है, और रिया से लेकर के जितने भी लोग उसमें एक्यूज्ड हैं उनसे बातें हो रही हैं। अब वो हमें भी इंतजार है सर कि वो अब फैसला क्या आता है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, एनडीए सरकार ने कुछ नहीं करा, तो उसके बावजूद जनता की पहली पसंद आज बीजेपी बनकर के बैठी हुई है सर, और मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी के साथ अभी खड़ी दिख रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो सवाल हैं और बारी बारी से मैं दोनों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के साथ लोग, मैं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं आपको दिखाऊं कि उन्होंने सबसे पहले 2014 में वो आए तो उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार जब 2014 में महंगाई की मार को उसके स्लोगन को लेकर के आई, तो फिर उसके बाद में आज महंगाई बढ़ी है या घटी है, आप ये बता दीजिए। और जिस रेट से महंगाई बढ़नी चाहिए थी उसके 100 टाइम्स ज्यादा रेट से महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो, चाहे वो डीजल का मामला हो, चाहे वो गैस सब्सिडी का मामला हो। आप बताइए कि 400 में लोगों को सिलेंडर मिल जाया करता था, 1000 रुपये में लोगों ने खरीदने का काम किया है। तो ये महंगाई है। दूसरी चीज की डिमोनेटाइजेशन जो है आपका, नोटबंदी से आपने कहा कि काला धन वापस आएगा। अरे भाई, आज तो स्विस बैंकों में जाके देखिए काला धन तो डबल हो गया है। तो ये बीजेपी तो सर किया है, आपका कहना बिल्कुल सही है, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है कि स्विस बैंकों में उसने नोटबंदी करके काले धन को डबल करवाने का काम किया है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा
है ना, एक चला था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में आप ये बताइए कि पूर्व की तुलना और अभी की तुलना अगर आप करें तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज की डेट में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप जिस नारे को देते हैं तो मुझे डर लगने लगता है कि इसका उल्टा होने वाला है भैया। आप बोलते हैं कि बहुत बड़ी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बेटियां सुरक्षित हो जाती है। नोटबंदी से कहते हैं कि काला धन जो है वापस आएगा, काला धन डबल हो जाता है 6 बैंकों में। तो ये क्या है? ये मैं एक ऐसी चीज है जो बीजेपी को बस उस खाई में लेके जा रही है जहाँ के लायक वो लोग हैं। और मुसलमानों की बात देखिए, मैं भूल रहा था, आपने कहा मुसलमानों का माइग्रेशन, तो देखिए मत को तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू में बांटिए। और मीडिया तो चौथे स्तंभ का काम आप लोग करते हैं। काफी मीडिया जो है, बहुत से मीडिया ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संबंध में वो सोचते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारा तार हो। लेकिन बहुत से मीडिया पे ऐसी न्यूज चलाई जाती हैं जो कि सुन करके बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अंग्रेजों की भांति ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमें कतई हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपसी सामंजस्य को बना करके रहने वाले हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल करके रहने वाले हैं। हम लोग एक ऐसे इंसान बन करके रहना चाहिए कि जैसे कि हमारे पूर्वज लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ बैठ करके खाते थे, एक साथ बैठ करके घूमते थे, एक दूसरे की होली में, दीपावली में, ईद में, बकरीद में जाते थे। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हुए नजर आते हैं और उन्हीं की बदौलत शायद ये दुनिया चल रही है। तो हम तो जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो अपने कर्मों में विश्वास करते हैं। और हमें पूर्णतः विश्वास है सर कि जो इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है, छोटा और बड़ा, वो अपने कर्मों से ही होता है। सर आप महंगाई से लेकर के स्विस बैंक तक पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दे भी थे। तो इन मुद्दों को तो उन्होंने अपने जो भी मैनिफेस्टो में था उसे उन्होंने पूरा किया। अब इस पे आप क्या करना चाहेंगे? इसका तो 2 पक्ष हो गया सर। बिल्कुल। अब बताइए, बीजेपी मैनिफेस्टो की बात आप करते हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। 2020 का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, और बिहार में आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप ये बताइए कि बिहार के लिए कितना का पैकेज मोदी जी ने घोषणा किया था और क्या उन्होंने पूरा किया? नहीं किया सर। कथनी करना तो आपका काम है सर। नहीं सर, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है, और कथनी करने में बहुत फर्क होता है। वो एक नेता जो है, बहुत सी चीजें उन्होंने कहा वो नहीं पूरा किए। बिहार को पैकेज की बात उन्होंने कही, पैकेज के नाम पे उन्होंने एक चौवन्नी तक नहीं दिया। तो ये बातें जो है ना, बिहार की जनता समझ चुकी है, मोदी जी की बातें समझ चुकी है, यहाँ के लोगों की बात समझ चुकी है, जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी बात समझ चुकी है, और वो जो है ना अब विकास ढूंढ रही है। ये थे हमारे साथ शाह आलम जी, जो कि कह रहे हैं कि बिहार की जनता अब समझदार हो गई है। अब इस बार जाति के आधार पर वोट नहीं होगा, काम के आधार पर वोट होगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं मुदित विज्ञ, टुडे न्यूज, आपका भरोसा।